हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ी ही फेमस और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पोएम, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी आपको लगेगी। तो लेकिन डिफ़िकल्टी को हम आसान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, जिसको ब्रीफ में आप क्या कहते हैं, टिंटर्न एबे कहते हैं। टिंटर्न एबे को आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको पोएम की हिंदी में मिलने जा रही है। साथ साथ पोएम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो लेक्चर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि पोएम तो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, लेकिन इतने सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफाई वे में शायद ना पढ़ी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पोएम की बात करें तो पोएम का कंप्लीट टाइटल क्या है। कंप्लीट टाइटल ये ऊपर लिखा हुआ है, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक of the Y during a tour July 1798। ये है पोएम का कंप्लीट टाइटल। और फ्रेंड्स, एक खास बात और है इस पोएम की, पूरी पोएम की, कि जो टिंटर्न एबे का जिक्र आता है, टिंटर्न एबी का जो जिक्र है केवल पोएम के टाइटल में ही आता है। पूरी पोएम के अंदर कहीं भी टिंटर्न एबी का कोई जिक्र नहीं आता। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ बन पड़ता है। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये मान के चलिए, टिंटर्न एबी से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। तो बात और कर लेते हैं। टिंटर्न एबी जो एक मठ है, और इसको देखने के लिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो गए थे फर्स्ट टाइम 1793 में। टोटल वो 3 टाइम्स कहाँ गए? इस मठ को देखने के लिए गए। क्लियर? एक्चुअली में 1792 में 1792 में जाड़ों में वो एक जो फ्रेंच क्रांति है, फ्रांस से लौटे, और उसके बाद उनका जो मन है वो बड़ा अशांत था। अब अशांत मन था तो उसमें प्राकृतिक स्थल की खोज में वो टिंटर्न एबी चले गए। क्लियर फ्रेंड्स? मठ है कहाँ? इंग्लैंड में है। एक जो प्रसिद्ध वहाँ मठ हैं उनमें से एक है। और अगर बात करें तो एक संगम है फ्रेंड्स, और संगम किस किस का है? 2 नदियां हैं। एक तो है वेल्स तो एक स्टेट हो गया। वेल्स में 2 नदियां हैं फ्रेंड्स, और एक नदी है VYE, और एक है सेवर्न। तो इन वाई और सेवर्न का एक संगम है। कहाँ पर है? वो वेल्स में है। तो उस संगम के ऊपर जो है ये मठ जो है वो स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी अगर हम कहें तो जो संगम है उससे एक नदी फिर आगे इंग्लैंड में प्रवेश कर जाती है एक ऊंचे स्थान से, और फिर एक घाटी में वो उतरती है, और उस घाटी को कहा जाता है वाई रिवर की घाटी, द वैली ऑफ वाई रिवर। उस घाटी में आगे बढ़ती हुई वो सेवर्न नदी से मिल जाती है। तो जो टिंटर्न एबी है उस घाटी में नीचे की तरफ कहीं पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो टिंटर्न एबी जो थे, जब वो गए थे पहली बार 1793 में, और ख़ास बात यह है कि अपनी जो सिस्टर है उनकी डोरोथी के साथ वो 1793 में गए। क्लियर फ्रेंड्स? 23 साल का ऑथर था तब। दूसरी बार गए, और दूसरी बार वो ठीक 5 साल बाद पहुँचे, यानी 1798 को। क्लियर फ्रेंड्स? और उनके साथ जो है, जब दूसरी बार भी गए तब भी उनके साथ उनकी सिस्टर थी। अब दूसरी बार जब गए तो तब तक उनका जो प्रकृति के प्रति एक दृष्टिकोण है उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया था। अब वो नेचर में एक जो परमात्मा है, गॉड है, उसको वो देखने लगे थे। और इसी अंतर्भूति को, मीन्स नेचर में गॉड को देखना, ये कहलाता है फ्रेंड्स पैंथेइज्म। और इस फीलिंग ये जो उनकी है वर्ड्सवर्थ की, इसको कहा जाता है मिस्टिक पैंथेइज्म। क्या कहा जाता है? मिस्टिक पैंथेइज्म। पैंथेइज्म क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकृति में देवता को देखना, गॉड को देखना। तो जब वो 1798 में दोबारा वाई नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें जो नेचुरल सीनरी है उनको देख के बड़ा आनंद मिला।
और वाई नदी को घंटों तक वो देखते रहे। उसके बाद नदी पार की, टिंटन एबी देखी, और जब वहाँ से लौट आए तब उन्होंने कुछ लिखा। और कुछ लिखा, क्या लिखा उन्होंने कहा कि कुछ लाइंस उन्होंने लिखी, कहते हैं कि इस कविता की जो रचना है मैंने टिंटन एबी से लौट के की थी, और नदी पार करने के बाद शुरू की, मीन्स टिंटन जो वाई नदी है उससे लौटकर वाई नदी पार करने के बाद शुरू की, और इसको 4-5 दिन में इसको जो है उन्होंने फिर कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो फ्रेंड्स उसके बाद कहते हैं कि इसको मैंने, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इसको मैंने अपनी एक कॉपी में लिखा और भी एक जो कविता है वो बन पड़ी है। ये जो पोएम है फ्रेंड्स, पहली बार जो लिरिकल बैलेड्स है, लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई, जो सितंबर 1798 में आया। क्लियर? तो लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट टाइम ये पोएम पब्लिश हुई थी। और ख़ास बात ये है कि जो लिरिकल बैलेड्स में जो टोटल पोएम्स थी वो कितनी थी, क्या थी, वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उनमें जो है, जो लास्ट पोएम है, लिरिकल बैलेड जो ख़त्म होता है उसमें जो लास्ट पोएम है वो लिरिकल बैलेड्स की, वो है टिंटन एबी। क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो पोएम है लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। बात करें, ब्लैंक वर्स में पोएम लिखी हुई है। और इस पोएम में वो अपना जो उनका प्रेम है प्रकृति के प्रति, उसके विकास की वो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेजेस ऑफ द लव टुवर्ड्स नेचर, उसको वो यहाँ वर्णन करते हैं। तो पोएम का आप कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो मठ है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ये अपने अंदर समाहित रखती है। नई एक यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, टेक्निक यूज़ की है ऑथर ने, और उसको हम कहते हैं डबल एक्सपोजर टेक्निक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डबल एक्सपोजर टेक्निक। और डबल एक्सपोजर में क्या होता है, ऑथर एक ब्लेंडिंग करता है पास्ट की और प्रेजेंट की। उन्होंने पास्ट को और प्रेजेंट को कोरिलेट करके ये पोएम लिखी है। क्लियर फ्रेंड्स? और टिंटन एबी में एक बात और थी, क्या थी, कि वो तीसरी बार जब गए थे, वो गए थे फ्रेंड्स 1941 में। यानी वो टोटल एक ये क्वेश्चन भी बन पड़ता है कि कितनी बार गए। 1793 में फर्स्ट टाइम गए, 1798 में सेकंड टाइम गए, और थर्ड टाइम गए 1941 में। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक एक जो पॉइंट है यहाँ, एक एक जो बात बताई जा रही है वो बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी कोट्स भी यहाँ आएंगी, और इम्पॉर्टेंट तो पोएम है ही, यू नो। तो चलिए अब विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं टेक्स्ट को। 5 years है पास्ट। वो लिखते हैं कि 5 साल बीत गए हैं। 5 summers, 5 जो गर्मियां हैं वो बीत गई हैं। विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। किसके साथ? 5 लंबी जो विंटर्स हैं, शीत ऋतु हैं, वो बीत गई हैं। कब की बात कर रहे हैं कि यानी मैं जब पहली बार यहाँ आया था, वाई नदी के तट पर आया था, टिंटन एबी मिलने आया था, तो उसके बाद से 5 ग्रीष्म और 5 शीत ऋतु जो है वो बीत गई हैं, यानी 5 साल हो गए हैं। एंड अगेन आई हियर, और मैं दोबारा से यहाँ सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ? दीज वाटर्स। और दीज वाटर्स मतलब यहाँ इन लहरों की जो ध्वनियाँ हैं उनको मैं सुन रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। कहाँ से रोल कर रही हैं? जो माउंटेन स्प्रिंग से, यानी जो लहरें हैं, जो पर्वतीय उद्गम है, उससे निकलकर वो कल कल बहती हुई जो ध्वनि होती है, उसको कह रहे हैं कि मैं उसको सुन रहा हूँ। विद ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। और किसके साथ? एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, मतलब एक मधुर मधुर जो कल कल की ध्वनि है, उससे जो ये पहाड़ों से निकलकर जो नदी बह रही है और मधुर कल कल की ध्वनि है, उसको मैं सुन रहा हूँ। वंस अगेन, एक बार फिर, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। एक बार फिर मैं इन जो बिहोल्ड मीन्स देखना, इन लॉफ्टी कहते हैं ऊंची। मैं ये जो ऊंची हैं
क्लिफ्स कहते हैं चट्टाने हैं, जो ऊंची चट्टाने हैं इनको मैं देख रहा हूँ। ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। विद अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, और कैसे देख रहा हूँ, एक वाइल्ड सेक्लूडेड मीन्स एक निर्जन जंगली, क्लियर फ्रेंड्स, जो दृश्य है उसमें, यानी एक जंगली दृश्य में, एक निर्जन दृश्य में, यानी उस वन के एक निर्जन दृश्य में मैं इसको देख रहा हूं। क्लियर फ्रेंड्स। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और इस लैंडस्केप को, यानी ये जो दृश्य मुझे, ये भू दृश्य जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं आसमान से जोड़ रहा हूं। क्लियर फ्रेंड्स, यानी मैं यहाँ चट्टानों को देख रहा हूँ, इस वन स्थल को देख रहा हूँ, और इस निर्जन जो दृश्य है ये मेरे मन में और आइसोलेट मुझे बना रहा है, और एकाकी भाव यहाँ उत्पन्न कर रहा है, और इस भूदृश्य में मैं आसमान को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक बार और समझते हैं सारी लाइन, ध्यान से समझते चलिएगा फटाफट। वो कह रहे हैं कि 5 साल बीत गए हैं, और इन पाँच गर्मी और 5 ये लंबी सर्दियाँ रही हैं, इनके बाद मैं यहाँ सुन रहा हूँ इन पानी की जो ये नदी है, यानी जो पर्वतों से निकलता है, यानी पर्वतों से जो इसका उद्गम है वहाँ से निकलकर जो देहात में एक सॉफ्ट मरमर साउंड के साथ मधुर कलकल बहती हुई ये जो नदी है, इसको मैं देख रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं देखता हूँ इन स्टीप कहते हैं खड़ी और ऊंची जो चट्टाने हैं, सख्त चट्टाने हैं, इनको मैं देख रहा हूँ। और यहाँ एक जो निर्जन दृश्य है, ये मेरे मन में और एकाकी भाव उत्पन्न कर रहा है, और मुझे एकांत में ले जा रहा है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक ये जो निर्जन दृश्य है, इसको मेरे मन में एकाकी भाव तो उत्पन्न कर रहा है, और साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शांत आकाश से मैं जोड़ रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। और आगे बढ़ जाते हैं। यस, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज। रिपोज कहते हैं फ्रेंड्स रेस्ट करना, कि वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया है जब मैं दोबारा से रेस्ट कर रहा हूँ। और कहाँ रेस्ट कर रहा हूँ, हियर अंडर दिस डार्क सिकामोर। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर दिस डार्क सिकामोर, कि सिकामोर के नीचे, इस गहरे सिकामोर कहते हैं फ्रेंड्स, एक एक्चुअल में एक पेड़ होता है सिकामोर, और सिकामोर जो फर्न होता है, फर्न क्या, एक फिग ट्री होता है, एक प्रकार का जो फिग होता है, अंजीर का पेड़ होता है, उसको सिकामोर कहा जाता है। कि ये जो गहरा सिकामोर है, इसके नीचे क्या कर रहा हूँ, आखिर वो दिन आ गया है जब मैं इस सिकामोर के नीचे इस सिकामोर के नीचे मैं दोबारा रेस्ट कर रहा हूँ। रिपोज कहते हैं रेस्ट करना। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, जो कॉटेज हैं, जो कुटिया हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन प्लॉट्स कहते हैं खेतों को, इन कुटियों के जो खेत हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स। और कैसे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यानी जो भूमि में देख रहा हूँ, भूमि में इन खेतों को, और जो चार दीवारी हैं वहाँ जो स्थित जो ऑर्चर्ड हैं, बगीचे हैं, बगीचों के पेड़ों को देख रहा हूँ, उनकी चोटियों को इस सीज़न में मैं देख रहा हूँ, जहाँ अधपके जो फल हैं वो लगे हुए हैं। क्लियर। आर क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू, और यहाँ एक कैसा कलर दिख रहा है, ये बगीचे हैं, ये मुझे देख के जो कच्चे फल हैं ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये हरे रंग में रंगे हो। क्लैड कहते हैं पहने होना, रंगे होने से रेफरेंस है यहाँ। मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस once again I see these has rose hardly has rose these lines of spotty woods run wild। अब देखिए कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की माई मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस। फ्रेंड्स एक्चुअल में जो वर्ड आया है ग्रोव्स, ग्रोव्स क्या होता है, एक प्रकार का एक स्मॉल वुड होता है, एक प्रकार का यानी पेड़ होता है स्मॉल वुड का। और ये जो है कॉप्सेस, ये कॉप्सेस भी
जो कॉप्सेस वुड की है, ट्रीज ऑफ कॉप्स वुड, तो उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो स्मॉल वुड और कॉप्स वुड नामक जो लकड़ियाँ हैं उनके वृक्षों के मध्य खड़े हुए हैं, लोज देमसेल्व्स। कौन खड़े हुए हैं? ये जो गार्डन है इनकी बात कर रहे हैं कि हरे रंग में रंगे हुए हैं और इन कॉप्सेस और स्मॉलवुड जंगलों के बीच में ये खोए हुए हैं। वंस अगेन आई सी, मैं एक बार फिर देख रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि दीज हैज़ रोज, हैज़ रोज कहते हैं ये जो झाड़ियाँ हैं इनकी पंक्तियों को। मैं एक बार फिर इन झाड़ियों की इन पंक्तियों को देख रहा हूँ। हार्डली हैज़ रोज, की जो अब मुश्किल से ही हैज़ लगती हैं, मीन्स जो मुश्किल से ही झाड़ियों की तरह, झाड़ियों की पंक्तियाँ लगती हैं, हैज़ की पंक्तियाँ लगती हैं। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और क्या देख रहा हूँ? लिटिल लाइन, एक छोटी पंक्तियाँ देख रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? इन स्पोर्टिव, जो स्पोर्टिव वुड है, स्पोर्टिव कहते हैं खेल करने वाली, बिल्कुल स्वच्छंद। स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, जो पंक्ति लंबी, एक पंक्ति झाड़ियों की, जो लंबी एक क्रीड़ा करती हुई जंगली वृक्षों की जो पंक्तियाँ सी लगती हैं उनको मैं देख रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, और इन पेस्टोरल फॉर्म्स को मैं देख रहा हूँ। इन देहाती, पेस्टोरल कहते हैं देहाती और फॉर्म्स कहते हैं खेत, इन देहाती खेतों को मैं देख रहा हूँ, देहाती फार्मों को मैं देख रहा हूँ। ग्रीन टू द वेरी डोर, जो कैसे दिख रहे हैं? हरे दिख रहे हैं। जो इनका वेरी डोर है यानी जो प्रारंभिक द्वार है वहाँ कैसे हैं? हरे हैं। एंड रेट्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस, और इन वनों के मध्य मुझे क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉम अमंग द ट्रीज, इन वनों के मध्य मुझे दिखाई दे रहे हैं धुएं की मालाएं, धुएं के छल्ले, मुझे धुआं उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ से दिखाई दे रहा है? सेंट अप इन साइलेंस, कि ये जो साइलेंस में है, ये जो एकाकी यहाँ जंगल है, इसमें भी मुझे जो धुआं है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक्चुअल में जो बंजारे होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग, उनकी जो भट्टियां हैं, उनके जो चूल्हे हैं, उनसे मुझे दिखाई दे रहा है धुआं ऊपर जाता हुआ। क्लियर है बात फ्रेंड्स? विद सम, यस, सेंट अप्स फ्रॉम अमंग द ट्रीज विद सम अनसर्टेन नॉइज, और कुछ मुझे क्या दिखाई दे रही है? एक अनसर्टेन नॉइज भी मुझे सुनाई दे रही है, कुछ अनिश्चित सी ध्वनि भी मैं सुन रहा हूँ। एज माइट सी, सॉरी, विद सम अनसर्टेन नोटिस, नोट नॉइज, कि कुछ जो अनिश्चित सा मैं कुछ नोटिस भी कर रहा हूँ। एज माइट सीन, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, क्या दिखाई देता है? ओप ऑफ वैग्रेंट डवेलर्स, और यहाँ कह दिया देखिए ऑफ वैग्रेंट डवेलर्स, यानी वैग्रेंट कहते हैं फ्रेंड्स जो ऐसे लोग होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, आवारा लोग होते हैं। और ड्वेलर्स रहने वाले यानी बंजारों के लिए कह रहा है कि जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, कि मुझे कुछ अनिश्चित सा कुछ दिखाई दे रहा है, और वो मैं जो बंजारे हैं उनको मैं देख रहा हूँ इन द हाउसलेस वुड्स, कि उनके जो हाउसलेस वुड है उनसे, हाउसलेस मीन्स बेघर जो है, उनके जो बेघर हैं और जंगलों में वो यहाँ रुक रहे हैं और जंगलों में ठहरे हुए हैं, उन बंजारों की जो अग्नियाँ हैं उनसे ध्वनि, उनसे जो मुझे धुआं है वो उठते हुए दिखाई दे रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या हो सकता है किसी सन्यासी की गुफा से मुझे दिखाई दे रहा हो। वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, यानी कि जहाँ कोई सन्यासी अपनी गुफा में उस स्थान पर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? जहाँ आग लगी हुई है, यानी सन्यासी की जो गुफा है उसमें वो आग जलाता हुआ बैठा हुआ है, या मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो स्टेंजा क्लियर है फर्स्ट? तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम थोड़ी लेंदी भी है और शायद आपको यहाँ जो भाव है पोएम के उनको समझने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अब इंटरेस्टिंग ना हो, हर पोएम ज़रूरी तो नहीं है कहानी की तरह हो, लेकिन मज़ा आपको आएगा डेफिनेटली। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, की ये सुंदर जो दृश्य हैं, ब्यूटियस कहते हैं सुंदर, और फॉर्म्स यहाँ वो कह रहे हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दीज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि ये प्रकृति के सुंदर दृश्य थ्रो अ लॉन्ग अब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी,
ये लंबे समय से मेरे साथ नहीं रहे हैं, यानी मैं अनुपस्थित रहा हूँ, लंबे टाइम अनुपस्थित रहा हूँ, यानी 5 साल की अवधि में मैं अनुपस्थित रहा हूँ। बात क्लियर है? एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। लेकिन ये कह रहे हैं ये जो सुंदर दृश्य है लॉन्ग ऑप्शंस के बाद भी ये मेरे लिए निरर्थक नहीं रहे हैं। मीन्स मेरे लिए 5 साल में नहीं रहा, 5 साल में इन दृश्यों को मैंने नहीं देखा, फिर भी ये मेरे लिए यूजलेस नहीं रहे हैं। जिस तरह से एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड्समैन आई, जिस प्रकार से किसी अंधे के लिए कोई प्राकृतिक जो दृश्यावली होती है, लैंडस्केप होता है वो। बट ऑफ, किंतु प्राय इन लोनली रूम्स, किंतु प्राय जो लोनली रूम्स है, जो अकेले कमरे हैं, एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। डिन कहते हैं फ्रेंड्स नॉइज को, शोरगुल को, बल्कि नगरों और महानगरों के जो एकाकी कमरे हैं, अलोन रूम है, उनका जो शोर है, उस शोर को मैंने सुना है। क्लियर फ्रेंड्स? आई हैव ओन्ड टू देम, और मैंने उनको ओन कर लिया है, यानी मैंने उनको अक्सर याद किया है। इन आवर्स ऑफ वियरीनेस सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अमंग द हार्ट। और मैंने कब याद किया है उनको? उनको याद करके मेरा जो हृदय, मेरा जो रक्त है, फेल्ट इन द ब्लड, और रक्त के साथ साथ मेरा जो हृदय है उसमें मैंने क्या महसूस किया है? एक सेंसेशन स्वीट, यानी एक सुखद मीठी जो अनुभूति होती है उसको मैंने महसूस किया है इन आवर ऑफ वियरीनेस, यानी थकावट के समय में। जब मैं थक गया हूँ तो मैंने इनको महसूस किया है, इनकी सुखद जो अनुभूति है, इन दृश्यों की सुखद अनुभूति है, उसको मैंने अपने रक्त में और अपने हृदय में महसूस किया है। यानी आगे कहते हैं, देखिए, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्यूरर माइंड, और इन्होंने मेरे मन को क्या कर दिया? प्यूरर कर दिया, यानी और अधिक शुद्ध कर दिया है। विद ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, ट्रैंक्विल कहते हैं फिर शांत, और रेस्टोरेशन कहते हैं पुनः प्राप्ति, रिस्टोर कर देना। और पुनः इन्होंने मेरे मन में शांति स्थापित की है, यानी इन्होंने मेरे मन को और अधिक स्वस्थ शुद्ध करके, उसमें समाहित होकर, उसमें एंट्री करके मुझे जो एक मानसिक शांति है, मानसिक शांति की मुझे एक अनुभूति है, वो हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और ये जो फीलिंग्स है इन्होंने मुझे एक, यानी इन्होंने मुझे एक ऐसी फीलिंग्स दी हैं, एक ऐसे सुख की मुझे अनुभूति कराई है जो अनरिमेम्बर्ड रहा है, जो मुझे याद नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड्समैन लाइफ। और एक्चुअल में जैसे कोई गुड मैन होता है, नेक आदमी होता है, नेक आदमी का जो जीवन होता है उसका जो बेस्ट पोर्शन होता है, यानी किसी नेक आदमी के जीवन का जो सर्वोत्तम पहलू है उस पर, और उसके छोटे छोटे नाम रहित एक्चुअल में जो ट्राइबल इन्फ्लुएंस है, जो एक तुच्छ जो एक प्रभाव है उन पर, एक उसके जो यानी तुच्छ कार्य है, रोजाना के जो कार्य है उन पर जैसे एक गहरा प्रभाव डालती है। क्लियर फ्रेंड्स? और कहते हैं देखिए, लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, और उसके छोटे नाम रहित और खोए हुए जो कार्य है दयालुता के या प्रेम के, उन पर एक क्या करती है? गहरा प्रभाव डालती है। यानी वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आके मुझे एक ऐसी सुखद अनुभूतियाँ हुई हैं कि जिसको कभी मैंने पहले महसूस नहीं किया, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी महसूस किया हो। और ये अनुभूति ऐसी है जो संभवतः ऐसी अनुभूति है जो एक नेक आदमी का जो जीवन है उसके सर्वोत्तम पहलू पर, उसके छोटे छोटे नाम रहित जो रोजाना के कार्य होते हैं, दयापूर्ण और प्रेमपूर्ण होते हैं, उन कार्यों पर एक गहरा प्रभाव वो डालती है। क्लियर फ्रेंड्स? ये 2-3 लाइन एक ही सेंटेंस वो कहना चाह रहे हैं, एक ही सेंस यहाँ देती है।
nor less I trust. To them I may have owned another gift of aspect more sublime. और आगे कहते हैं कि no less I trust, कि मैं अब कम विश्वास करता हूँ, यानी मेरा कम विश्वास नहीं है। किस पर नहीं है? टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट, चूंकि मुझे कुछ दूसरा जो है एक उपहार मिल गया है। और आस्पेक्ट मोर सबलाइम, जो और ऊंचा है, एक उच्च प्रकार का है। सबलाइम कहते हैं हाई, और एक उच्च प्रकार का है, यानी कह रहे हैं कि मुझे जो है मेरा जो विश्वास है वो है एक्चुअल में मुझे एक, इन स्मृतियों ने मुझे एक ऊंचे प्रकार का एक अनदर गिफ्ट जो है वो मुझे दे दिया है। इस बात को कहना चाह रहे हैं। और वह उपहार क्या है? दैट ब्लेस्ड मूड, और वह सुखद जो मेरा मन है, सुखद मूड है, वो मुझे मिल गया है। इन विच, जिससे द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened, और जिस सुखद अनुभूति से, मीन्स यहाँ आके जो मुझे सुखद अनुभूति मिली है, मेरा जो माइंड रिलैक्स हुआ है, मेरा जो मूड चेंज हुआ है, उस मूड से मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस्ट्री का बर्डन है, हैवी और वियरी थिंग्स का वियरी वेट, यानी कहना चाहिए जो ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, कि इस जो ये जो संसार है, इस संसार के जो रहस्य का एक बोझ है, रहस्य का जो एक वजन है, और इस गूढ़ दुनिया का, अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस गूढ़ दुनिया का भारी और जो उकता देने वाला, वियरी कर देने वाला जो वेट है, उसका जो बोझ है वो अब हल्का हो गया है। और ये लाइन फ्रेंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बन पड़ती है कि इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटेंड, द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री। यहाँ से क्लियर फ्रेंड्स? तो बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते आगे। यानी अगर हम ऊपर ओवरऑल इस पैरा की बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुंदर दृश्य रहे हैं, जो 5 वर्षों की लंबी अवधि के बाद मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लिए निरर्थक नहीं रहे हैं। और जो शहरों की जो उकताहट है, उनमें अक्सर मेरे जो हृदय है, मेरा जो रक्त है, उसमें सुखद अनुभूति मुझे महसूस हुई है। और इन दृश्यों को देख के मेरा जो मन है वो और प्योरर हो गया है, और जो शुद्ध है वो हो गया है। और कहते हैं कि जैसे एक नेक आदमी होता है, नेक आदमी के क्रियाकलाप होते हैं, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ है नेक आदमी के जीवन के जो सर्वोत्तम और नाम रहित, रोजाना दयापूर्ण, प्रेमपूर्ण जो कार्यों पर जिस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और कह रहे कि मेरा विश्वास है कि मुझे एक और दूसरा गिफ्ट, एक उपहार मुझे और दे दिया है प्रकृति ने। और वो उपहार क्या है? दूसरा गिफ्ट किसको बताया फ्रेंड्स? जो ब्लेस्ड मूड को, कि जो सुखद मेरा चित्त है, जो सुखद मेरा मूड है वो। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि उस रिजल्ट से मुझे जो संसार का बर्डन है, संसार की जो रहस्यों का बोझ है, और जो ये गूढ़ दुनिया है, इसका जो उकता देने वाला बोझ है वो हल्का हो गया है। क्लियर हुआ स्टंजा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड in which the affections gently lead us on। देखिए जो सीरीन वर्ड है, इस सीरीन का मतलब होता है फ्रेंड्स काम या ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत। और सीरीन के साथ साथ यहाँ ब्लेस्ड मूड की बात कर रहे हैं। ब्लेस्ड तो हैप्पी मूड के लिए यूज हो गया। और जो आगे एक वर्ड यूज किया है अफेक्शन, अफेक्शन यहाँ वो कह रहे हैं एक स्नेह। और कैसे स्नेह की बात कर रहे हैं? यानी एक ऐसा स्नेह है जो मेमोरी है, मेमोरी उन जो ऑब्जेक्ट्स रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स से जो उसे उनको सुखद अनुभूति हुई है, उसकी वो बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी वो कह रहे हैं, देखिए दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, कि ये जो इन दृश्यों की जो सुखद एक अनुभूति है, सुखद जो स्मृतियाँ हैं,
वो मेरे अंदर रही हैं और उन्होंने मुझे क्या दिया है, एक ब्लेस्ड मूड दिया है, एक सुखद चित्तवृत्ति दी है। और उसी के साथ साथ हमें कहाँ ले जाती है, जेंटली लीड अस ऑन अंटिल दिस द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम। और एक्चुअल में जो कॉर्पोरल फ्रेम है, कॉर्पोरल फ्रेम की देखिए, कॉर्पोरल फ्रेम से बात ये कर रहे हैं जो बॉडी है, बॉडी के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया कॉर्पोरल फ्रेम, बॉडी, शरीर, मानव शरीर के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? यानी देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि जो सुखद स्मृतियां हैं जो मेरे अंदर, जिन्होंने मेरा मूड जो है वो ब्लेस किया है, जिन्होंने जो सुखद अनुभूति मेरे अंदर रही है, वो सुखद चित्र हमको धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते हैं और तब तक ले जाते हैं जब तक कि हमारी जो ब्रेथ है, सांस की जो प्रक्रिया है इस कार्पोरल वर्ल्ड, इस कार्पोरल फ्रेम में, यानी हमारे शरीर में, इस मानव शरीर की जो सांस प्रक्रिया है और जो हमारे ब्लड का जो प्रवाह है, आगे कह रहे हैं ह्यूमन ब्लड, कि हमारे ब्लड का जो प्रवाह है वो जब तक कि ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, जब तक कि वो सस्पेंड नहीं हो जाता, यानी जब तक कि वो स्थिर नहीं हो जाता, यानी अंतिम सांस तक हमको एक जो सुखद स्मृतियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। कह रहे हैं देखिए, वी आर लेड एस्लीप, हम सोए हुए हैं, इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, किसमें, शरीर में, और एक लिविंग सोल बन गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एक लिविंग सोल से मतलब है एक जिंदा आत्मा हम बन गए हैं, यानी समाधि स्थल को हमने प्राप्त कर लिया है। विद वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और जबकि एक जो आई है, आत्मा है, जो शांत बन गई है बाय द पावर ऑफ हार्मनी, किससे, हार्मनी की एक पावर से। क्लियर फ्रेंड्स? और हार्मनी का मतलब यहाँ क्या है, पीस, शांति से। और यहाँ जो एक्चुअल में जो आई की बात कर रहे हैं, जो आई की बात कर रहे हैं, आई कह रहे हैं वो किसको, सॉल को। एंड डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और लाइफ ऑफ थिंग्स, लाइफ कहते हैं फ्रेंड्स नेचर को, स्वरूप को, और थिंग्स कहते हैं वस्तुओं का, वस्तुओं का स्वरूप। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो वास्तव में जागृत हो गई है, और जागने के बाद वो एक दृष्टा बन जाती है, एक देखने वाला बन जाती है। और उस अवस्था में हम क्या महसूस करते हैं, जो शांतिदायक शक्ति होती है, हार्मनी पावर होती है, उसको, गहर जो आनंद की शक्ति को हम महसूस करते हैं, डीप पावर जो है उसको महसूस करते हैं, और हमारी आत्मा उस समय क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और शांत होने के बाद हम उन वस्तुएं जो होती हैं उन वस्तुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, और एक जो आंतरिक रहस्य है उसको हम देखते हैं। क्लियर? बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जो एक साधु होता है, सन्यासी होता है, उसकी जो समाधि वाली स्थिति होती है उसका ऑथर यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो यानी वो क्या कह रहे हैं, अगर हम ओवरऑल 2 स्टेंजा की बात करें तो कैसा उनको फील हुआ उन दृश्यों में, यानी वो उस पैंथेइज्म उन्हें यहाँ महसूस हो रहा है, उस प्रकृति में वो ईश्वर देख रहे हैं और प्रकृति में उनको एक सुकून मिल रहा है। तो क्लियर फ्रेंड्स, लेक्चर मुझे लगता है 30-35 मिनट के आसपास हो गया होगा। तो 2 स्टेंजा हमने डिस्कस किए, लगभग 50 लाइन्स हो गई होंगी, 50-60 लाइन्स। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, 2-3 पार्ट में ये पोएम कंप्लीट होगी, इकट्ठी नहीं हो सकती क्योंकि फ्रेंड्स फिर आप बोर हो जाएंगे लगातार पढ़ते पढ़ते। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम स्टेंजाज के बढ़ाएंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।